दोस्तों आज हम पढ़ेंगे भारत में विकेंद्रीकरण। देखिए भारत में विकेंद्रीकरण कैसे हुआ। हमने अभी पढ़ा कि संघीय सरकार दो या दो से अधिक स्तरों वाली होती है। संघीय सरकार में एक स्तर वाली हो नहीं सकती। अगर एक स्तर वाली है वो संघीय सरकार नहीं है। इसमें दो या दो से अधिक स्तर होते हैं। हमारे देश में अर्थात अपने भारत देश में दो स्तर हैं, लोकसभा और राज्यसभा। दो स्तर वाली सरकार। इसके अलावा हमारे यहाँ पे पंचायती राज संस्था वाली भी है। तीन स्तर की सरकार है, स्थानीय सरकार जिसको हम कहते हैं। वह चर्चा करेंगे। भारत जैसे विशाल देश में दो स्तर की शासन व्यवस्था में बढ़िया शासन नहीं चल सकता। भारत के प्रति यूरोप के स्वतंत्र देशों में भी बड़े देश हैं। जनसंख्या के हिसाब से उत्तर प्रदेश रूस से बड़ा है। अब भारत का जो राज्य है उत्तर प्रदेश, वो एक रूस कितना बड़ा देश है, उससे काफ़ी बड़ा है। रूस से काफ़ी बड़ा है अगर देखें तो जनसंख्या के अनुपात में। महाराष्ट्र लगभग जर्मनी के बराबर है। हमारे देश में ऐसे ऐसे राज्य हैं जो कई देशों के बराबर हैं। उत्तर प्रदेश रूस से बड़ा है, महाराष्ट्र जर्मनी के बराबर है। अब देखिए भारत के राज्य और विदेशों में देश जर्मनी के बराबर। भारत के अनेक राज्य खुद भी अंदरूनी तौर पर विविधताओं से भरे हैं। इन राज्यों में भी सत्ताओं को बांटने की जरूरत है। भाई कुछ राज्यों में अलग अलग जाति धर्म समुदाय के लोग रहते, तो वहाँ इन चीज़ों को बांटने की आवश्यकता है। 100% इन चीज़ों को बांटने की आवश्यकता पड़ जाती है, क्यों अच्छे परिणाम के लिए सब करना पड़ता है। ऐसे में संघीय सत्ता की साझेदारी तीन स्तरों पर करने की जरूरत है। और हमारे ऐसे तीन स्तरों की आवश्यकता पड़ जाती है, क्योंकि अगर राज्य स्तर पर सारे काम, ना संघीय स्तर पर सारे काम हो सकते हैं ना राज्य स्तर पर, इसलिए स्थानीय सरकार की भी आवश्यकता हमें पड़ गई। ग्रामीण इलाके में हमें फिर पंचायती सरकार रखनी पड़ रही है और शहरी इलाकों में नगर पालिका, नगर परिषद या नगर निगम रखना पड़ रहा है। जिससे तीसरे स्तर का सरकारों का हो गया और यह प्रांतीय स्तर की सरकार के नीचे हो गई है। अब पहले सर्वोच्च सरकार संघीय सरकार, फिर प्रांतीय सरकार। अब ये जो तीसरा स्तर है स्थानीय सरकार, ये प्रांतीय सरकार से भी नीचे हो गया है। भारत में सत्ता के विकेंद्रीकरण के पीछे यही तर्क दिया गया है। इसके फलस्वरूप तीन स्तरों की सरकार का संघीय ढांचा सामने आया है। भारत में जो संघीय सरकार का ढांचा है वो कितने स्तरों में सामने आया? तीन स्तरों में। या फिर ऐसे भी पूछ सकता है कि भारत की विकेंद्रीकरण सरकार का, संघीय सरकार का विकेंद्रीकरण कितने स्तरों में हुआ? तीन स्तरों में। संघीय सरकार, प्रांतीय सरकार, स्थानीय सरकार। तीन स्तरों की सरकार का संघीय ढांचा सामने आया है, जिसमें तीसरे स्तर की सरकार को स्थानीय सरकार का, देखिए इसमें भी आया है तीसरे स्तर की सरकार है जिसे स्थानीय सरकार कहा जाता है, क्योंकि स्थानीय लोगों से बनती है। स्थानीय लोगों का पूरा समन्वय रहता है इसमें। और जब केंद्र और राज्य की सरकार से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकारों को दी जाती है तो इसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। अब सत्ता का विकेंद्रीकरण सुन लो। जब केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार के पास से शक्तियां लेकर के स्थानीय सरकार को दे दी जाएं, उस स्थिति को हम क्या कहते हैं? विकेंद्रीकरण। वो इससे पूछ सकता है कि विकेंद्रीकरण की परिभाषा क्या है, विकेंद्रीकरण किसे कहते हैं? तो जब केंद्र सरकार अर्थात संघीय सरकार और राज्य सरकार से शक्तियां लेकर एक स्थानीय सरकार को दे दी जाएं, उसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। विकेंद्रीकरण के पीछे बुनियादी सोच यह है कि अनेक मुद्दों की समस्याओं का निपटारा स्थानीय स्तर पर ही बढ़िया ढंग से हो सकता है। कुछ ऐसे मुद्दे हैं
जिनमें केंद्र या राज्य सरकार तक हम नहीं पहुंच सकते, तो उनमें स्थानीय सरकार उन मुद्दों को जल्दी और कम समय में और अपने स्तर पर सुलझा सकती है, ताकि राज्य सरकार और केंद्र सरकार का बहुमूल्य समय नष्ट ना हो और दोनों सरकारों पर बोझ नहीं बढ़े। लोगों को अपने इलाके की समस्याओं की बेहतर समझ होती है। वहाँ जो स्थानीय सरकार में जो कार्यरत कारिंदे होते हैं, जो व्यक्ति कार्य करते हैं, उन्हें अपने स्तर की हर समस्या अच्छी तरह से जान पड़ती है, अच्छी तरह से मालूम होती है, तो वो उन समस्याओं का समाधान भी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इसीलिए इसी सोच को ध्यान में रखते हुए हमारे भारत में सत्ता का विकेंद्रीकरण तीसरे स्तर पर भी कर दिया गया, जिसे स्थानीय सरकार, इसके भी दो स्वरूप हैं। ग्रामीणों में पंचायती राज व्यवस्था और शहरों में नगर परिषद, नगर पालिका, नगर परिषद या नगर निगम। कि पैसा कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, कहाँ कहाँ खर्च किया जाए, चीज़ों का अधिक कुशलता से उपयोग किस तरह किया जा सकता है। इसके अलावा स्थानीय स्तर पर लोगों के फैसलों में सीधे भागीदार बनना भी संभव हो सकता है। अब जो स्थानीय स्तर की सरकार है, इसमें वहाँ के स्थानीय लोग भी सीधे उनके फैसलों में भागीदार बन सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए किसी भी गांव में परेशानी है, पानी की समस्या है, अब वहाँ पे ट्यूबवेल लगवाने हैं, बोरवेल लगवानी है, या फिर सड़कें बनवानी है, नालियाँ बनवानी है, तो इसके लिए अगर वो राज्य सरकार में वहाँ के व्यक्ति एक चीज़ें लेकर के थोड़ी जाएंगे, सीधे पहुँच सकते हैं, सुलझा कर सकते हैं, अपनी समस्याओं सुलझ सकते हैं, अच्छे तरीके से बता सकते हैं। इसी के लिए तीसरे स्तर पर सत्ता का विकेंद्रीकरण किया गया और स्थानीय स्तर की सरकार का निर्माण किया गया। इसके अलावा स्थानीय स्तर पर लोगों के फैसलों में सीधे भागीदार बनाया जा सकता है। इससे लोकतंत्र में भागीदारी की आदत पड़ती है। अब लोकतंत्र जो ये कार्य किया गया, इससे व्यक्तियों में लोकतंत्र के प्रति जागरूकता पैदा हुई, विश्वास बढ़ा और लोगों की हिस्सेदारी भी बढ़ी। नए नए लीडर, नए नए सदस्य, नए नए मुखिया, नेतृत्व करने वाले व्यक्ति सामने आते हैं और समय समय पर देश की सरकारों को अच्छा नेतृत्व मिलता है, समाज को अच्छा नेतृत्व मिलता है और जनता के में लोकतंत्र के प्रति अच्छा मैसेज भी जाता है। और सरकारों के बीच में स्वशासन अर्थात अच्छे शासन की नींव रखी गई और अच्छे शासन की स्थापना होती भी जा रही है। लोगों की समस्याओं का समाधान आसानी से हो रहा है। अब विकेंद्रीकरण की जरूरत हमारे संविधान में स्वीकार की गई। इसके बाद गांव शहर स्तर पर विकेंद्रीकरण की कोई कोशिशें हुई। सभी राज्यों ने गांव के स्तर पर पंचायत, शहरों में नगरपालिका की स्थापना की गई थी। इन राज्यों ने सीधे नियंत्रण में रखा गया, इनको सीधे राज्य के नियंत्रण में रखा गया है। यहाँ पर नियमित ढंग से चुनाव कराए जाते थे। इनके पास न अपना कोई अधिकार था न संसाधन। इन प्रभावी ढंग से सत्ता का विकेंद्रीकरण नाम मात्र हुआ था। वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम 1992 में उठाया गया। संविधान में संशोधन करके लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के तीसरे स्तर को ज्यादातर शक्तियों को प्रभावी ढंग से बनाया गया। अब पूछ सकता है कि संविधान में स्थानीय स्तर की सरकार को शक्तियां कब दी गई? तो 1992 में संशोधन जो हुआ है, संविधान संशोधन, उसमें हुआ है। अब स्थानीय और ज्यादा शक्तिशाली प्रभाव बनाया गया। अब स्थानीय सरकार निकायों के चुनाव नियमित रूप से संवैधानिक बाध्यता है। निर्वाचित स्वायत्त निकायों में सदस्य तथा
पदाधिकारियों के पदों में अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़ी जातियों की सीटें आरक्षित की गई। आरक्षण की व्यवस्था भी की गई। इसमें हर राज्य में पंचायत और नगर पालिका चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग नामक स्वतंत्र संगठन का गठन किया गया। हमारे देश में चुनाव आयोग ही हर जगह चुनाव करवाता है। भारत की प्रकृति की हर राज्य में अलग अलग है। गांव के स्तर पर मौजूद स्थानीय शासन व्यवस्था को पंचायती राज के नाम से जाना जाता है। मैंने बताया था गांव के स्तर पर पंचायती राज सरकार काम करती है। प्रत्येक गांव में कुछ राज्यों में ग्राम समूह की एक पंचायत समिति होती है। अब कुछ जो पंचायतें होती है उनका एक समूह होता है, उसे पंचायत समिति भी कहते हैं। सबसे छोटी इकाई पंचायत, पंचायत से बड़ी पंचायत समिति, पंचायत, इसके अलावा बहुत सारी। यह एक तरह से एक परिषद की तरह है जिसमें कई सदस्य, एक अध्यक्ष, सदस्य वार्डों में चुने जाते हैं। इन्हें सामान्यतः पंच कहा जाता है। अध्यक्ष को प्रधान सरपंच कहा जाता है। इस चुनाव गांव अथवा वार्ड में रहने वाले सभी वयस्क लोग मतदान के जरिए करते हैं। यह पूरे पंचायत के फैसला होने वाली संस्था है। पंचायत का काम सभा की देखरेख में चलता है। गांव के सभी मतदाता उसके सदस्य होते हैं। इसमें ग्राम पंचायत का बजट पास करने, इसके कामकाज की समीक्षा करने के लिए साल में कम से कम 2 या 3 बैठक करनी होती है। अब पंचायत समिति क्या करेगी? किसी भी पंचायत को कितना बजट देना है, पंचायतों में चुनाव करवाना, उनको बजट देना, किस वार्ड को कितना पैसा देना है, किस पंचायत को कितना पैसा देना है, और किन किन वार्डों में किन किन जो वार्ड पार्षद हैं, जो वार्ड मेंबर हैं, उनको देना है। सब चीज़ों देखती है। और कम से कम 2 से 3 बैठकें एक साल में लेनी रहती है इनको। उनका कार्यकाल वही 5 साल का होता है। स्थानीय शासन का ढांचा जिस स्तर जिला स्तर पर है, जिला स्तर तक का है। स्थानीय सरकार का जो मुख्य केंद्र है वो जिला स्तर पर होता है। इससे आगे पर स्थानीय सरकार नहीं जा सकती। कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर पंचायत समिति का गठन होता है। इसे मंडल या प्रखंड स्तरीय सरकार भी कहते हैं। अब पंचायत समिति को मंडल या प्रखंड स्तरीय सरकार भी कहते हैं। किसको? पंचायत समिति को। इससे सदस्यों का चुनाव उस इलाके के सभी पंचायत सदस्य करते हैं। पंचायत समिति के सदस्य का, पंचायत समिति जो चुनाव होता है, इस इलाके के सभी सदस्य पंचायत समिति को मिलाकर परिषद का गठन होता है। और पंचायत समिति का जो अध्यक्ष होता है उसका चुनाव सभी पंचायतों के नवनिर्वाचित सदस्य इसका चुनाव करते हैं, और वह भी मतदान के द्वारा होता है। जिसे जिला परिषद में जिसे जिले का लोकसभा और विधानसभा क्षेत्र के लिए चुने गए सांसद, विधायक तथा जिला स्तर की समस्याओं के कुछ अधिकारी भी सदस्य के रूप में होते हैं। जिला परिषद का प्रमुख जिला परिषद का राजनीतिक प्रधान होता है। जो जिला परिषद होता है, जिला परिषद का पंचायत समिति का सदस्य जो मुखिया होता है उसे प्रधान कहते हैं। इस प्रकार स्थानीय शासन वाली संस्थाओं को शहरों में भी काम करती है। शहरों में नगर पालिका होती है, बड़े स्तरों में नगर निगम का गठन होता है, और नगर पालिका और नगर निगम दोनों का कामकाज निर्वाचित प्रतिनिधि करते हैं। नगर पालिका और नगर पालिका प्रमुख, नगर पालिका राजनीतिक प्रधान होते हैं। नगर निगम के ऐसे पदाधिकारी को मेयर कहते हैं। जो इनके जो पदाधिकारी होते हैं मुख्य, उसे मेयर कहते हैं। स्थानीय सरकारों की यह नई व्यवस्था चुनाव में लोकतंत्र का अब तक सबसे छोटा अंग है, सबसे बड़ा प्रयोग है। नगर पालिका और ग्राम पंचायतों के लिए करीबन 36 लाख लोगों का चुनाव होता है। यहाँ संख्या अपने आप में दुनिया के कई देशों की कुल आबादी से ज़्यादा है। स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा दिए जाने से हमारे लोकतंत्र की जड़ें ज़्यादा मजबूत हुई है। महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के साथ साथ इसमें लोकतंत्र में इसकी आबादी मजबूत हुआ है। बहरहाल इन सबके बावजूद इसमें अनेक परेशानियां कायम है। पंचायत में चुनाव तो नियमित रूप से होते हैं, लोग बड़े उत्साह से हिस्सा भी लेते हैं, लेकिन
ग्राम पंचायतों की बैठकें नियमित रूप से नहीं होती। अधिकांश राज्य सरकारों ने स्थानीय सरकारों को पर्याप्त अधिकार नहीं दिए हैं। इस प्रकार के स्वायत्त की आदर्श स्थिति में काम काफ़ी दूर है। अब कल पढ़ेंगे, हमारे जो कल के कार्य हैं वो आपको बता देते हैं। ये पाठ होता है आपका समाप्त। जय हिंद, जय भारत।